डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ए एन अग्रवाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सवाई माधोपुर से आज ये बीकॉम पार्ट सेकंड की क्लास ले रहा हूँ। देखिए, बीकॉम जैसा कि आप जानते हैं कि एबीएसटी यानी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, इसके दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। एबीएसटी फर्स्ट, एबीएसटी सेकंड। एबीएसटी फर्स्ट जिसका पेपर का नाम है इनकम टैक्स, और एबीएससी सेकंड जिसका पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखिए, मैं इस क्लास में आप लोगों को एबीएसटी फर्स्ट यानी इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा। इस क्लास में पहला जो हम चैप्टर ले रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर वो करा है, वो है परिचय एवं परिभाषाएं, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। देखिए, जो अपनी केंद्र सरकार है वह दो प्रकार से कर एकत्रित करती है, यानी जो कर एकत्रित करती है उसके दो प्रकार हैं। एक है प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब है डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखिए, प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जिसका भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर यह लगाया जाता है, यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। यानी जो व्यक्ति कर का भुगतान कर रहा है वह ही उस भार को वहन कर रहा है, ये मान के चलें। और डायरेक्ट टैक्स का जो मेन एग्जांपल है, मुख्य उदाहरण है, उसको हम इनकम टैक्स आयकर कहते हैं। दूसरा जो है अप्रत्यक्ष कर, इस कर का भुगतान यद्यपि उस व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर इसको लगाया जाता है, किंतु वह व्यक्ति ऐसे कर को वस्तुओं के क्रेताओं या सेवाओं के उपभोगकर्ताओं से वसूल कर सकता है, अर्थात वह ऐसे कर का भार उपभोक्ताओं पर हस्तांतरित कर सकता है। जो अपन इसको ये कह सकते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इन इज ऑन डिफरेंट पर्सन। प्रत्यक्ष कर में ये कहा था हमने कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज ऑन सेम पर्सन, जबकि यहाँ क्या लिखा हमने, डिफरेंट पर्सन पर, यानी उस चुकाने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है और उसके भार को वहन करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति है, इसलिए यहाँ डिफरेंट पर्सन वर्ड यूज किया हुआ है। देखिए, जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका जो मुख्य उदाहरण है उसको हम वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी शॉर्ट में हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। तो दो तरह के टैक्स हो गए, एक तो इनकम टैक्स और एक जीएसटी। इनकम टैक्स को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं और जीएसटी को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो हम राजस्थान कोटा विश्वविद्यालय के जो सिलेबस है उसमें एबीएसटी फर्स्ट के अंतर्गत हम केवल इनकम टैक्स ही पढ़ेंगे, आयकर के प्रावधान ही पढ़ेंगे। जीएसटी के प्रावधान बीकॉम थर्ड ईयर में आएंगे, तब उस समय अलग से अध्ययन करेंगे। देखिए, आयकर का इतिहास के बारे में यदि अपन बात करें, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। देखिए, 1860 में 1860 में सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सर जेम्स विल्सन ने ये कर लगाया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी 1860 में, उन्होंने सर जेम्स विल्सन ने यह कर लगाया था, यानी आयकर लगाया गया था। देखिए, आपको ध्यान होगा 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत पैसा खर्च हो गया था, बहुत धन खर्च हो गया था और इनको फाइनेंशियल क्राइसिस की प्रॉब्लम हो गई थी, यानी इनको सोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए इन्होंने सर जेम्स ने 1860 में आयकर लागू किया था। उस समय जब 1860 में आयकर लागू किया गया था तो मिनिमम यानी कर मुक्ति की जो राशि थी वह 200 रुपये वार्षिक थी, यानी जिस व्यक्ति की आय 200 रुपये वार्षिक थी उस पर कर नहीं लगता था। आज की डेट में यह जो राशि है वो बढ़ करके 2,50,000 हो गई है, यानी जिस व्यक्ति की आय 2,50,000 तक है उस पर कर नहीं लगता है। 1916 में पहली बार आयकर की जो रेट्स हैं उनको प्रोग्रेसिव रेट्स के नाम से जाना गया, यानी इंडिया में 1916 में कर दरों को प्रोग्रेसिव टैक्स रेट के रूप में लिया गया। प्रोग्रेसिव टैक्स रेट यानी प्रगतिशील आयकर दरों से मतलब यह है कि कम आय वालों पर कम टैक्स लगाना और अधिक आय वाले लोगों पर अधिक कर लगाना, ये प्रोग्रेसिव टैक्स यानी प्रगतिशील दर
कहलाती हैं। आयकर संबंधी जो भी प्रावधान व्यवधान हम पढ़ रहे हैं, है ना, जो भी हम आयकर संबंधी प्रावधान पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ सोर्सेज हैं उसके। एक तो है आयकर अधिनियम 1961, यानी आय इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखिए इसमें कुल मिलाकर 298 धाराएं हैं और 14 अनुसूचियां हैं, यानी धाराओं को हम सेक्शंस कहते हैं और अनुसूची को हम शेड्यूल कहते हैं। तो ये आपको एक नंबर के हिसाब से, जैसे ये जो 1860 का पॉइंट याद रखना है, सर जेम्स विल्सन याद रखना है, और उस समय की मिनिमम एग्जम्पशन जो लिमिट है, कर मुक्ति की सीमा है 200 रुपये वार्षिक, ये याद रखना सकती हैं। और प्रोग्रेसिव टैक्स रेट किसे कहते हैं, प्रगतिशील दर कर दर किसे कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकम टैक्स के संबंध में जो रूल्स रेगुलेशंस के जो सोर्सेज हैं, इसमें ये भी ध्यान रखना है, इनकम टैक्स एक्ट में कुल मिलाकर 298 सेक्शंस हैं और 14 अनुसूचियाँ हैं। आयकर नियम 1962 इनकम टैक्स रूल 1962 बना हुआ है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है वित्त अधिनियम वार्षिक, फाइनेंस बिल एनुअल। जैसे आपने सुना होगा कि हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बजट लाया जाता है और उस बजट को ही हम फाइनेंस बिल या एनुअल बिल कहते हैं, एनुअल कहते हैं, मतलब एनुअल वार्षिक फाइनेंस बिल, वित्त बिल, यानी वार्षिक हर साल जो आता है, उसके लिए इसको एनुअल वर्ड यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। तो देखिए इस बिल के माध्यम से सरकार जो भी कर में छूट देना चाहती है, कर के रेट्स को बढ़ाना चाहती है, कम करना चाहती है, छूट का दायरा बढ़ाना चाहती है, यानी जो डिडक्शंस हैं, रिबेट्स हैं, उनकी लिमिट को बढ़ाना है, कम करना है, वो सब इस बिल के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट करती रहती है। प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के बारे में भी बीच बीच में जो परिपत्र या सर्कुलर जारी कर देता है, सीबीडीटी इसको कहते हैं, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सीबीडीटी की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, चाहे हिंदी में याद रखें चाहे इंग्लिश में याद करें। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड इसको कहते हैं, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। तो ये आपको डेफिनेशन इसके यानी फुल फॉर्म्स की याद रखनी है। इनके भी द्वारा भी बीच बीच में सर्कुलर्स निकलते रहते हैं, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, सरकारी अधिसूचनाएं, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन भी बीच बीच में जारी होते रहते हैं। किसी भी तरह के रूल्स रेगुलेशन में किसी तरह का अमेंडमेंट करना हो, कोई क्लैरिफिकेशन देना हो, तो इन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से इस तरह की नियम जारी होते हैं। एक होता है न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजन, यानी किसी रूल्स रेगुलेशंस के संबंध, इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स रूल्स या गवर्नमेंट जो फाइनेंस बिल है, इनमें किसी तरह का कोई डिस्प्यूट है, यानी एसएससी कुछ और इसका इंटरप्रिटेशन करता है और गवर्नमेंट कोई और डिसीजन उसका इंटरप्रिटेशन करती है, तो लोग उसमें कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जो निर्णय होता है, उन कोर्ट के निर्णय को भी आधार बनाया जाता है। इस तरह से इनकम टैक्स रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने के लिए हमारे पास ये 6 सोर्सेज हैं, है ना। ये ध्यान रखें कि ये सारे आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनकम टैक्स की बुक में सब चीज़ें समावेश कर लिया जाता है इन सब के संबंध में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकम टैक्स की बुक जो है आप लोग सेकेंड हैंड नहीं खरीदें, इस नई ही खरीदें। और असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष 21-22 की बुक इसमें लागू होगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। कोस्ट अकाउंटिंग के जो सेकंड पेपर है बीएससी सेकंड का, उसमें आप सेकंड हैंड बुक खरीद सकते हैं। इनकम टैक्स की सेकंड हैंड बुक बिल्कुल नहीं खरीदें, विशेष रूप से ध्यान रखें। और ये जो वीडियो मैं भेजता हूँ, हो सकता है थोड़ा क्लैरिटी में कम में आ रहा हो, तो आप पहले नोट्स बना लें, जो मैंने पीडीएफ भेजूँगा उनको रजिस्टर में नोट कर लें और फिर मेरी वीडियो सुने। और यदि आप वीडियो को ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। और अभी से पढ़ना शुरू करें। इनकम टैक्स में जब तक 2-3 बार रिवीजन नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, कुछ चीज़ याद नहीं रहती हैं, ये ध्यान रखना। तो मैं आज इस क्लास के माध्यम से बस इतना ही देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में नई चीज़ बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।